दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PRM नंबर 1 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर कहानी में कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। एपिसोड 41। सिद्धांत की हालत देखकर कमला और आयशा हंसने लगती है। सारा आकाश को ढूंढते ढूंढते किसी से टकरा जाती है। वह गिरने ही वाली थी कि वह शख्स उसे झुककर कमर से पकड़ लेता है। सारा डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। उस शख्स के ब्लेजर दोनों हाथों से जोर से पकड़ लेती है। सारा को जब एहसास हो गया कि वह अभी भी गिरी नहीं है तो वह झटके में अपनी आंखें खोलती है। सारा के आंखों के सामने जो शख्स था उसको देखकर सारा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और अचानक से कहती है, तुम। अपने आप को उस शख्स के बाहों से छुड़ाते हुए सारा कहती है, तुम अंदर कैसे आए? क्या तुम्हें बाहर गार्डों ने रोका नहीं? यहाँ क्या चुराने आए हो? वह शख्स सारा के चेहरे के आगे अपने हाथ रखते हुए कहता है, चुप, एकदम चुप। मैं कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब क्या है? जो तुम्हारे मन में आएगा तो वह कहती जाओगी। तुम होती कौन हो मुझे ये सब कहने वाली? वह शख्स कोई और नहीं, रियांश मेहता होता है। फ्लैशबैक। सारा मोबाइल को स्क्रॉल करते करते धीरे धीरे एयरपोर्ट पर आगे बढ़ रही थी। आकाश लगेज लेने में बिजी था। अगली फ्लाइट रियांश मेहता का था। ट्रैफिक के चक्कर में एयरपोर्ट आने में लेट हो जाता है। अपनी फ्लाइट लेने के लिए जल्दी जल्दी के चक्कर में सारा से टकरा जाता है। एयरपोर्ट पर बार बार रियांश मेहता का नाम पुकारा जा रहा था। वह प्लेन उड़ान भरने ही वाली थी। बार बार रियांश मेहता का नाम अनाउंस कर रहा था। रियांश मेहता अपना नाम सुनकर दौड़कर अंदर जाने लगा था। उधर से सारा मोबाइल स्क्रॉल करते हुए आती है। तभी दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। टकराने के बाद सारा एक जगह गोल गोल घूमने लगती है। गिरने ही वाली थी कि रियांश उसका हाथ पकड़ लेता है। प्रियांशु का एक हाथ सारा का एक हाथ को पकड़कर एक तरफ झुक गया था। सारा भी दूसरी तरफ झुक गई थी। सारा का दूसरा हाथ हवा में झूल रहा था। रियांश को जब एहसास हो गया कि वह अब स्टेबल हो चुकी है तो रियांश उसे ठीक से खड़ा करता है और कुछ कहने ही वाला था कि आखिरी बार रियांश मेहता का नाम अनाउंस हो रहा था, इसीलिए उसे बिना कुछ बोले दौड़ के अंदर की ओर चला गया। सारा उसे देखकर चिल्लाते हुए कहती है, यह एयरपोर्ट है, तुम्हारा घर का गार्डन नहीं। रियांश बिना पलटे ही अंदर की ओर भाग गया। उसे देखकर अपनी आंखें छोटी करती है और अचानक से कहती है, कहीं ये चोर तो नहीं किसी का सामान चुरा के भाग तो नहीं रहा? अपने में बड़बड़ाते हुए कहती है, चोर, गुंडा, डाकू, मवाली, फटीचा। आकाश लगेज लेकर सारा के पास आता है। सारा को बदबदाते हुए देखा तो उससे कहता है, किसे इतने अच्छे अच्छे नाम से नवाज रही हो? आखिर कौन, किसने क्या किया? सारा मुंह बनाते हुए कहती है, कुछ नहीं भाई, कुछ लोग ऐसे दौड़ते हैं जैसे यह एयरपोर्ट नहीं जॉगिंग करने का लिए कोई पार्क हो। पता नहीं, उसे देखकर लगता है उसने किसी का कुछ चुरा के भाग गया। आकाश, कौन? इसी तरह दोनों बातें करते हुए एयरपोर्ट के बाहर आते हैं और कुंदन के साथ घर चले आते हैं। प्रेजेंट टाइम। रियांश सारा की आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहता है, बकबक मुसिन, कहाँ खो गई हो? रियांश फिर कुछ सोचते हुए अपने उंगली से सर को टेप करते हुए कहता है, अब समझ में आया, कोई बहाना सोच रही हो यहाँ इतनी बड़े पार्टी में आने का। आई एम राइट। सारा को अब बहुत ही गुस्सा आ गया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, शट अप, तुम्हारी औकात है मेरे सामने बात करने की, फटीचा। इतना कहकर वह आकाश को ढूंढने चली जाती है। सारा के जाने के बाद रियांश खुद में बदबदाते हुए कहता है, खुद को समझती क्या है, मुझे फटीचा कहती है, खुद तो फटीचा की नानी लगती है। कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर यहाँ चली आई है। एक तो मैं इसकी हेल्प की, गिरने से बचाया, थैंक यू बोलने के बजाय मुझे ही सुनाई जा रही है। इससे तो अच्छा होता इसे छोड़ देता, गिरने देता। 4 हड्डियां टूटती तब जाकर इसकी अकल ठिकाने आती। हुँ। सारा को आकाश मिल जाता है। वह खड़ा किसी लड़की से बात कर रहा था। सारा उसकी तरफ देखकर चलते हुए आकाश के पास पहुंच जाती है और सामने लड़की को देखकर गले मिलते हुए कहती है, अंजलि, तुम यहाँ कैसी हो? अंजलि, बाप रे, एक साथ में इतने सारे सवाल। ठीक हूँ। सारा अंजलि का हाथ पकड़ते हुए कहती है, आपने मॉम, डैड और बुआ से मिला और अंबिका दी से? ठीक उसी समय सिद्धांत आ जाता है। दोनों से कहता है, क्या कर रहे हो यहाँ? चलो, परफॉर्मेंस देने का समय आ चुका है। सिद्धांत सारा और आकाश का हाथ पकड़कर खींच के स्टेज की तरफ ले जाता है। सारा अंजलि के हाथ पकड़ी हुई थी, इसीलिए सब स्टेज पर चले आते हैं। आयशा और कमला अंबिका के पास आते हैं। अंबिका दोनों को पैर छूते हुए आशीर्वाद लेती है और गले मिल जाती है। आयशा और कमल बारी बारी से दोनों अंबिका को हैप्पी बर्थडे विश करती हैं। तभी अचानक से पूरे हॉल में लाइट्स डीम हो जाती है और स्टेज पर फॉक्स लाइट रहती है। आकाश माइक को हाथों में लेकर चलते हुए कहता है, कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता है, जब कर लो तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूँ, जब तक बुढ़ापा नहीं आता है तब तक बदतमीजी ही कर लेते हैं। आकाश की बातों को सुनकर कुणाल सनाया स्टेज की तरफ धीरे धीरे बढ़ जाते हैं।
तभी बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू होता है। पान में पुदीना देखा, नाक का नगीना देखा, चिकनी चमेली देखा, चिकना कमीना देखा, चांद ने चीटर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिल्ली गिल्ली अखा। पा परा परा। सिद्धार्थ, सारा, कुणाल, अंजलि, आकाश, सनाया सब एक साथ मिलकर स्टेज पर डांस कर रहे थे। सभी कोई सिग्नेचर स्टेप कर रहे थे। मेरी बात तेरी बात, ज्यादा बातें बुरी बात, थाली में कटोरा लेके, आलू भात मुरी भात, मेरे पीछे किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। पा परा परा। डांस का परफॉर्मेंस कुछ ऐसा था कि वहां खड़े सभी गेस्ट अपने दांतों तले उंगलियां दबा ले रहे थे। डांस जैसे ही खत्म हुआ कि सभी ने जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर दी। पार्टी का माहौल थोड़ा रोमांचक हो गया था, सब एंजॉय करने में लगे हुए थे। तभी सनाया स्टेज के बीचों बीच जाकर डांस करने लगी। पिला दे पिला दे पिला दे पिला दे पिला दे, दीवानी मैं हूँ जिसकी, आई एम अ बैड गर्ल आई लाइक विस्की, आई एम अ बैड गर्ल आई लाइक विस्की। सनाया को साथ देने के लिए कुणाल और आकाश स्टेज पर आकर डांस करने लगते हैं। बाकी सब नीचे खड़े होकर डांस को एंजॉय कर रहे थे। जब मुझको चढ़ जाती तो नशे में हो जाती मैं रिस्की, पिला दे दीवानी मैं हूँ जिसकी, आई एम अ बैड गर्ल आई लाइक विस्की। कुणाल सनाया के पास स्टेप लेते हुए आता है और यह गाना गाता है। ओह चल कुड़िए नी चल हो तैयार, देसी दारू इंग्लिश बार। आकाश भी अपना स्टेप लेते हुए सनाया, आकाश और कुणाल तीनों एक साथ डांस करने लगते हैं। चल कुड़िए नी चल हो तैयार, देसी दारू इंग्लिश बार, छोटे छोटे पैग मार बेबी, छोटे छोटे पैग मार, छोटे छोटे पैग मार बेबी छोटे, पुट योर हैंड्स अप। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 42, बर्थडे पार्टी 2। आकाश भी अपना स्टेप लेते हुए सनाया, आकाश और कुणाल तीनों एक साथ डांस करने लगते हैं। चल कुड़िए नी चल हो तैयार, देसी दारू इंग्लिश बार, छोटे छोटे पैग मार बेबी, छोटे छोटे पैग मार, छोटे छोटे पैग मार बेबी छोटे, पुट योर हैंड्स अप। डांस खत्म होते के साथ ही पूरे हॉल में तालियां और सीटियां बजने लगी। डांस खत्म जैसे ही होता है, सनाया और कुणाल एक दूसरे को गले लगाकर एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। आकाश कुणाल के कानों में जाकर आस्ते से कहता है, वक्त की नजाकत को समझो, अभी मोहब्बत जताने के नहीं एंजॉय करने का समय है, बाद में बता भी देना और जता भी देना। सुनते ही कुणाल और सनाया एक दूसरे से अलग होते हैं, स्टेज के नीचे चले जाते हैं। सारा सिद्धांत को खींचकर अपने पास करती है और उसके कानों में आस्ते से कहती है, एक सॉन्ग मेरे दी के नाम। सिद्धांत, बिल्कुल, पर मेरी एक शर्त है, एक आंख मारते हुए कहता है सारा। और वह शर्त क्या है? सिद्धांत के कंधों पर अपनी कोहनी टिकाते हुए पूछती है। सिद्धांत थोड़ा खींच जाता है तो सारा गिरने लगती है, उसे बचाते हुए सिद्धांत कहता है, मेरे साथ डांस करना होगा। सारा कहती है, ये भी कोई पूछने की बात है? फिर अंबिका की तरफ देखते हुए कहती है, दी के लिए तो कुछ भी। सिद्धांत स्टेज पर चढ़ते हुए अंबिका की तरफ देखते हुए कहता है, इश्क भी तू है, प्यार भी तू है, तू ही मेरी मोहब्बत है। सिद्धार्थ अपने दोनों हाथ फैलाकर शाहरुख खान का पोज दे रहा था। सारा अपने हाथ सिद्धांत के हाथ में रख देती है, दोनों कपल जैसा डांस करने लगते हैं। सांस में तेरी सांस में ले लूं, तेरी अगर इजाजत है, इश्क भी तू है, प्यार भी तू है। सिद्धांत डांस तो सारा के साथ कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान अंबिका के ऊपर ही था। अंबिका भी इस बात को नोटिस कर रही थी, बस उसे नेग्लेक्ट कर रही थी। तू ही मेरी मोहब्बत है, सांस में तेरी सांस में ले लूं, तेरी अगर इजाजत है, तेरे बिन ओए इस दुनिया का यार करूंगा क्या। सिद्धांत सारा को सारा की उंगली पढ़कर अपने चारों तरफ घुमाते हुए कहता है, मुझको तो बस शाम सवेरे एक तेरी ही चाहत है, सांस में तेरी सांस में ले लूं, तेरी अगर इजाजत है। सिद्धांत डांस करते करते आयशा और कमला को भी स्टेज पर लेकर आ जाता है। दिल क्या है, हम तेरी धड़कन तक जाएंगे, इश्क सफर में निकल पड़े हैं, लौट के ना आएंगे। कुणाल सनाया का हाथ पकड़कर स्टेज पर आकर वह भी सिद्धांत के साथ डांस करने लगता है। तेरे होके रहेंगे, हम तो ना मानेंगे, दुनिया वाले मुझको तेरे नाम से अब जानेंगे। आकाश अंजलि का हाथ पकड़कर स्टेज पर लेकर आते हैं और आकाश अंजलि को देखते हुए कहता है, तेरे संग मैं पूरा हूँ, तेरे बिन आधा, मुझको तो अब लम्हा लम्हा तेरी बड़ी जरूरत है। अंजलि भी आकाश के साथ डांस करने लगती है। अंजलि को आकाश के लिए कुछ एहसास हो रहा था, जैसे आकाश उसे कुछ कहना चाह रहा हो। अंजलि उसे एहसास को झटकती है और आकाश के साथ डांस करने लगती है। कुंदन भी अमृता का हाथ पकड़कर स्टेज पर आ जाता है और कुंदन कहता है, सांस में तेरी सांस में ले लूं, तेरी अगर इजाजत है। सिद्धांत एक हाथ में सारा का हाथ और दूसरे हाथ में आयशा का हाथ पकड़कर डांस करते हुए अंबिका की तरफ देखते हुए कहता है, इश्क भी तू है, प्यार भी तू है, तू ही मेरी मोहब्बत है, सांस में तेरी सांस में ले लूं, तेरी अगर इजाजत है। डांस खत्म होते ही स्टेज पर जितने भी लोग थे सब एक दूसरे के गले लगाकर खुश होने लगते हैं। सारा तो उछल उछल कर आयशा और कमला को गले से लगा लेते हैं। तभी बैजनाथ जी चलकर स्टेज पर आते हैं और एक माइक लेकर रौबदार आवाज में कहते हैं, अब एंटरटेनमेंट का टाइम खत्म, केक कटिंग का टाइम।
अपने हाथों से केक लाने का इशारा करते हैं। एक स्टाफ 5th फ्लोर वाला केक लेकर धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ जाता है। बैजनाथ अंबिका को अपने पास आने का इशारा करता है। अंबिका आती है और धीरे धीरे उसके सारे परिवार वाले उसके आसपास आकर खड़े हो जाते हैं। सिद्धांत केक के दूसरी साइड में खड़ा रहता है। सिद्धांत अंबिका के पास आता है और केक का चाकू उठाकर अंबिका के हाथों में रख देता है और अपने होठों से कैंडल्स फूंकने का इशारा करता है। सारा और आकाश अंबिका के दोनों साइड आकर खड़े हो जाते हैं और कैंडल को फूंक मारने को कहते हैं। सारा का तो एक्साइटमेंट ही अलग था। 5th फ्लोर का केक देखकर उछल उछल कर अंबिका से कह रही थी, जल्दी कीजिए, मुझे तो इतना बड़ा केक देखकर खाने का मन कर रहा है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पेट पर अपना हाथ रखकर कहती है, मुंह में पानी आ रहा है दी, प्लीज जल्दी कीजिए। सारा का एक्साइटमेंट देखकर के पूरे परिवार वालों को हंसी छूट जाती है। सबकी हंसी देखकर सारा का मुंह बन जाता है। समय को नजाकत को देखते हुए अंबिका ने तुरंत ही कैंडल को फूंक मार दी। कैंडल बुझाने के साथ ही चारों तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू के साउंड से पूरा हॉल गुंजने लगता है। केक कटिंग होने के बाद अंबिका सबसे पहले केक अपने नानू को, फिर माँ मामी, उसके बाद पूरे परिवार को केक खिलाती है। 2-4 फैमिली का पिक्चर लिया जाता है। अंबिका जब देखती है कि उसके फैमिली पिक्चर में नानू, मामा, मामी, सारा, आकाश और सिर्फ माँ ही होती है। अंबिका फोटोग्राफर को रोककर कुंदन, अमृता, कुणाल, सनाया, अंजलि को बुलाकर फोटोग्राफर को इशारा करती है, अब फोटो लीजिए, अब यह मेरा पूरा परिवार है। ठीक उसी समय आयशा फोटोग्राफर को हाथ दिखाकर रुकती है और सिद्धांत को लाकर अंबिका के बगल में खड़ा कर देता है। कमला ये देखकर मुस्कुरा देती है, फोटोग्राफर को पिक्चर लेने के लिए कहती है, अब यह मेरा पूरा फैमिली हुआ, पिक्चर अच्छे से निकलना। कमला अपना कंधा उचकाते हुए कहती है। फोटोग्राफर ने भी बिना समय गवाए 2 से 3 फोटो क्लिक कर लेता है। जो अब तक माइक नाना बैजनाथ कपूर के हाथों में था, उनके हाथों से माइक लेते हुए अंबिका कहती है अपनी कॉल्ड वॉइस में, यह मेरी फैमिली है। अंबिका कपूर की यह बात कोई भूल से भी ना भूले, एक लड़के की तरफ कोल्ड लुक देते हुए कह रही थी। बैजनाथ कपूर अंबिका के हाथों से मोबाइल लेते हुए अपनी रोबदार आवाज में कहते हैं, आप लोग मेरी बेटी की जन्मदिन की खुशी में शामिल हुए हैं, उसके लिए मैं अपने तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे तो आप लोगों को पता ही है, मेरी गदी मेरी नवासी अंबिका को मिली और यह परंपरा बरकरार रखने के लिए इस गदी पर जो बैठता है उसे 22 साल की उम्र में ही शादी करना पड़ता है। आज अंबिका की उम्र भी 22 साल की हो गई है, तो अपनी परंपरा बरकरार रखने के लिए मैं इसकी शादी का अनाउंसमेंट करता हूं और उसके लिए मैंने लड़का पसंद कर लिया है। बैजनाथ कपूर की एक लड़के को अपने तरफ बुलाने का इशारा करता है। वह लड़का बैजनाथ कपूर के पास आकर खड़ा हो जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, यही वह लड़का है जो हमारी अंबिका का होने वाला पति है। ये देखकर वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, यहाँ तक कि अंबिका की पूरी फैमिली की आंखें फटी की फटी रह जाती है और मुंह खुला रह जाता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 43, शादी का अनाउंसमेंट। बैजनाथ कपूर की एक लड़के को अपने तरफ बुलाने का इशारा करता है। वह लड़का बैजनाथ कपूर के पास आकर खड़ा हो जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, यही वह लड़का है जो हमारी अंबिका का होने वाला पति है। ये देखकर वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, यहाँ तक कि अंबिका की पूरी फैमिली की आंखें फटी की फटी रह जाती है और मुंह खुला का खुला रह जाता है। लेकिन अंबिका के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वहां पर क्या हो रहा था, जैसे अंबिका को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, या फिर यह कह सकते हैं वहां क्या होने वाला था, अंबिका को पहले से ही सब कुछ पता था। खैर छोड़िए इन सब बातों को, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। सारा आंखें बड़ी बड़ी करके अपने मन में सोचती है, ये कैसे हो सकता है, जो पसंद हम सबकी है वह नानू की भी पसंद है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालूंगी तो शायद ये फट जाएगी। खैर जो हो रहा है सब बहुत अच्छा हो रहा है, सब यही तो चाहते थे पर हो भी वही रहा है। बैजनाथ जी अनाउंस करते हुए आगे कहते हैं, इसका नाम सिद्धांत राय है, यह एक एसपी है। इसकी ईमानदारी, इसकी दिलेरी, कॉन्फिडेंस, जब ये किसी से बातें करता है तो आंखों में देखकर बातें करता है। इसकी निडरता, इसकी सच्चाई, इसकी उदारता, इसका बात करने का जज्बा मुझे बहुत पसंद आया। सिद्धांत के कंधे पर थपथपाते हुए कहता है, इसे देखकर मेरे दिल ने कहा, मेरी बेटी के लिए इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। पंडित जी से इन लोगों की कुंडलियां दिखाकर शादी का डेट फाइनल करके आप लोगों को इल्तिला कर दिया जाएगा। बैजनाथ कपूर की बात खत्म होते ही पूरे हॉल में तालियां की गूंज उठ गई। कुछ लोग तो बहुत खुश थे, कुछ लोग तो सिद्धांत को देखकर मन में गुस्सा आ रहा था, कुछ लोग तो ये सोच रहे थे माफिया और पुलिस का क्या संपर्क, कोई मेल ही नहीं है। क्या इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है जो एक पुलिस वालों को हम लोगों के बीच लाकर खड़ा कर रहा है? क्या ये लोग पागल हो गए हैं जो एक पुलिस से रिश्ता जोड़ रहा है? उनमें से एक अपने मन में कहता है, अब आएगा मजा, और पहाड़ के नीचे कैसे आता है। बहुत अकड़ती है, अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझती है, उसकी टक्कर वाला मिला है, अब देखते हैं कैसे मुंह खोलती है। आयशा अपने मन में आए विचारों को झटकती है और अंबिका का हाथ पकड़कर अपने पापा के पास लाकर खड़ा कर देती है। सिद्धांत भी वहीं खड़ा था, इसलिए आयशा दोनों को आशीर्वाद लेने के लिए इशारा किया। इशारा मिलते ही अंबिका और सिद्धांत एक साथ पाँव छूने के लिए झुक जाते हैं, जिससे दोनों के सर आपस में टकरा जाते हैं।
सिद्धांत दूसरे हाथ से अपना सर सहलाते हुए अंबिका से आस्ते से कहता है, क्या तुम्हारा सर पत्थर का है? कितनी जोर से लग गई? अंबिका बिना जवाब दिए खड़ी हो जाती है। सिद्धांत भी उसी के पास खड़ा हो जाता है। आयशा अपनी आंखों से ही अपने पापा को धन्यवाद कर रही थी। बैजनाथ भी अपनी आंखों से ही कह रहा, हो सब ठीक हो जाएगा, मुझ पर विश्वास रखो। आयशा अपनी पलकें झपकाते हुए ये बताती है कि मुझे आप विश्वास है। सिद्धांत अंबिका की तरफ थोड़ा झुककर उसके कानों में आस्ते से कहता है, हैप्पी बर्थडे। अंबिका, भगवान तुम्हारी हर मुराद पूरी करें। जो तुम दिल से चाहती हो वह जरूर तुम्हें मिले। अपने कंधे से अंबिका को कंधे को मारते हुए कहता है, भगवान हम दोनों की भी जोड़ी हमेशा बनाए रखें। इस मामले में तुम्हारा क्या मानना है? अंबिका कुछ जवाब नहीं देती है, बस डेविल स्माइल सिद्धांत को पास कर देती है। सिद्धांत अंबिका का डेविल स्माइल देखकर मन में सोचता है, अब इसका क्या मतलब है? सारा और आकाश अंबिका से गले मिलते हुए कहता है, दी मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। सिद्धांत के पास जाकर दोनों ने उसे कोहनी से पेट में मारते हुए कहता है, नॉट बैड जीजू, आपकी तो दिल की मुराद ही पूरी हो गई, आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है, गुड लक। सारा और आकाश अपनी थम्स अप का चिन्ह दिखाते हुए सिद्धांत को इशारा करता है। सिद्धांत मुस्कुराकर दोनों को गले से लगा लेता है। इसी तरह सभी कोई एक एक करके सिद्धांत और अंबिका को बधाई देते हैं। रेयांश मेहता अपने पॉकेट में दोनों हाथ डालकर फुली एटीट्यूड से सारा को देख रहा था और मन में कह रहा था, ये बकबक की मशीन कपूर परिवार की शहजादी है, इसलिए इसके तेवर कुछ ज्यादा ही थे, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। धीरे धीरे पार्टी से सभी गेस्ट घर चले जाते हैं। कुंदन के इशारा कर अंबिका किसी को रोकने के लिए कहती है। अंबिका अपने परिवार वालों की तरफ मुड़कर कहती है, रात बहुत हो गई है, अब आप लोग घर चले जाएं, नानू की भी तबीयत ठीक नहीं है, इनको रेस्ट की जरूरत है, आप जाएं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अंबिका कुंदन को इशारा कर देती है। कुंदन सभी को लेकर गाड़ी में आराम से बैठाते हैं और आगे पीछे बॉडीगार्ड देकर सभी को घर भेज देते हैं। पूरा पार्टी हॉल खाली हो जाता है, सभी घर चले जाते हैं। लेकिन सिद्धांत वहीं खड़ा अंबिका को देख रहा था। उसे समझने की कोशिश कर रहा था जैसे उसके मन में चल क्या रहा है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इसके मन में कितने सारे तूफान उठे हुए हैं, पर बाहर से कैसे शांत प्रिटेंड कर रही है। अपने हाथों को फोल्डकर एक हाथों की 2 उंगलियों से चीन को छूते हुए मन में सोच रहा था, आखिर चाहती क्या है। फिर तुरंत एक्सप्रेशन चेंज करते हुए मन में सोचता है, क्या मैं इसे पसंद नहीं हूँ? क्या इसके दिल में कोई और है? खुद पर ही गुस्सा होते हुए हो जाकर इसी से बात कर लेता हूँ, सॉरी, डाउट क्लियर हो जाएगी। अंबिका बार काउंटर पर बैठकर रेड वाइन पी रही थी। सिद्धांत अंबिका की तरफ बढ़ जाता है। तुरंत ही उसे एहसास होता है कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। वह पीछे पलट कर देखता है। कुंदन सिद्धांत को रोकते हुए सीरियस टोन में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए? सिद्धांत कुंदन का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहता है, तुम्हारा बॉस का होने वाला पति हूँ, थोड़ी इज्जत से बात करो। कुंदन अपना हाथ हटाते देख मन में सोचता है, इतनी जल्दी इसके तेवर भी बदल गए। सिद्धांत अपने हाथ कुंदन के कंधे पर रखकर कहता है, वैसे कोई बात नहीं, अब थोड़ा बर्दाश्त भी करना सीख लो, क्योंकि तुम्हें मुझे अब जिंदगी भर जो झेलना है। इतना कहकर वह अंबिका की तरफ बढ़ जाता है। कुंदन अपने मुंह फाड़े सिद्धांत को देखते रहता है। सिद्धांत अंबिका के पास खड़े होकर कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंबिका जो बार काउंटर की तरफ मुड़कर रेड वाइन पी रही थी, सिद्धांत की तरफ मुड़ती है और कहती है, कल बात करें। सिद्धांत जब अंबिका को देखता है तो बिल्कुल ही डर जाता है, क्योंकि अंबिका की आंखें अभी खून की तरह लाल थी। सिद्धांत अंबिका के चेहरे को देखकर समझने की कोशिश कर रहा था, आखिर इसके मन में चल क्या रहा है, इसे गुस्सा किस बात की आ रही है। सिद्धांत, तुम अगर कुछ शेयर करना चाहती हो तो कर सकती हो, मैं सुनने को तैयार हूँ। अंबिका अपनी बात दोहराते हुए कहती है, कल बात करें। सिद्धांत उसे थोड़ा स्पेस देने के लिए बिना कुछ कहे हाल से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ चला जाता है। अंबिका जिसे रोकने का इशारा की थी कुंदन को, उसे लाकर अंबिका के सामने खड़ा कर देता है। वह लड़का अंबिका की आंखों में देखकर थर थर कांपने लगा था, डर से उसकी हालत खराब हो रही थी। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 44, बहुत दर्द हो रहा है। अंबिका अपनी बात दोहराते हुए कहती है, कल बात करें। सिद्धांत उसे थोड़ा स्पेस देने के लिए बिना कुछ कहे हाल से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ चला जाता है। अंबिका जिसे रोकने का इशारा की थी कुंदन को, उसे लाकर अंबिका के सामने खड़ा कर देता है। वह लड़का अंबिका की आंखों में देखकर थर थर कांपने लगा था, डर से उसकी हालत खराब हो रही थी। मन में उसके बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। अंबिका को देख ऐसा लग रहा जैसे कोई वैम्पायर हो और अभी उसका बिना खून पिए तो मानेगी नहीं। अंबिका अपने सीट से उठकर पॉकेट में हाथ डालते हुए धीरे धीरे चलकर उस लड़के के पास आकर खड़ी हो जाती है और एक डेविल स्माइल देती है। डेविल स्माइल को देखकर वह लड़का और उसके पापा की तो जैसे हलक में ही जान अटक गई थी। वह लड़का पार्टी में सारा को धक्का मारने की वाहियात कोशिश की थी जो अंबिका ने देख ली थी। अंबिका उस लड़के के एकदम नजदीक जाकर अपनी कॉल वॉइस में कहती है, तुम्हें धक्का मारने का शौक बहुत है। एकदम से अंबिका का थ्योरी चढ़ गया और उसे लड़के को चीन को पकड़ते हुए कहती है, इस शौक को मैं आज उतार देती हूँ।
अंबिका उस झटके में छोड़ती है और कृष्ण मोहन को इशारा कर देती है। अंबिका के झटके में छोड़ने से वह लड़का नीचे फर्श पर गिर जाता है। कृष्ण मोहन आता है और दोनों मिलकर उसे लड़के को बहुत मारता है, कभी लातों से तो कभी अपने गुस्सों से। मार मार के तो मानो उस लड़के की चटनी ही बना दी थी। होठों के कोनों से, हाथों की कोहनी से, पाँव सब जगह से थोड़ी थोड़ी खून निकलने लगी थी। लड़के का बाप अंबिका के पाँव पड़कर गिराते हुए कहता है, इसे छोड़ दीजिए मैडम, अब ये गलती कभी नहीं करेगा, यहाँ तक कि यह किसी लड़की को आंखें उठाकर भी नहीं देखेगा, प्लीज आप इसे छोड़ दीजिए। अंबिका के इशारे मिलते ही कृष्ण मोहन उसे छोड़ देता है। वह आदमी अपने बेटे को लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। वह लड़का अंबिका को घूरते हुए अपने पापा के सहारे से चल रहा था। दरवाजा तक पहुंचने ही वाला था कि वह अपने पापा को कहता है, इसकी बहन को मैंने छुआ तो आज उसने मेरी यह हालत कर दी। दांत पीसते हुए कहता है, अब मैं इसकी बहन की वह हालत करूंगा कि ये सोच भी नहीं। इतना ही कहा था कि अंबिका ने अपने पॉकेट से गोली निकालकर उसके दोनों पाँव में मार देती है। गोली लगने से वह लड़का नीचे फर्श पर गिर जाता है। अपने लंबे कदमों को बढ़ाते हुए लड़के के पास पहुंचती है। उसके चीन को पकड़कर दांत पीसते हुए कहती है, तूने मेरी बहन को छुआ तो मैंने तुम्हारा हाथ तोड़ दिया। जब तुम्हारा दिमाग में इतनी वाहियात सोच मेरी बहन के लिए होगी तो सोचो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। इतना कह के अंबिका उसके सीधे माथे के बीच में गोली रखकर शूट कर देती है। चिल्लाते हुए कहती है, मोहन कचरा साफ करो। लड़के की बॉडी को बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है। उसका पापा उसे उठाकर अपने साथ लेकर चले जाता है। अंबिका कुंदन को 2 उंगली से जाने का इशारा करती है। आप साथ में नहीं चलेंगे क्या, कुंदन कहता है। अपने सर को उसे गोली से रब करते हुए अंबिका अपने दूसरे हाथों से उसे जाने का इशारा करती है। कुंदन समझ जाता है कि अभी अंबिका का मूड बहुत खराब है, इसीलिए वह घर जाना नहीं चाहती है। कुंदन वहां से चुपके से निकल गया। अंबिका धीरे धीरे बार की तरफ बढ़ जाती है और रेड वाइन पीते हुए फास्ट में खो जाती है। फ्लैशबैक 22 साल पहले सुबह सुबह डाइनिंग टेबल पर बैजनाथ कपूर चाय पी रहा था। तभी एक नौकरानी दौड़ते हुए आती है और कहती है, साहब साहब घर में मैन साहब कहीं दिख नहीं रही है और उनके रूम से एक चिट्ठी मिली है। चिट्ठी अशोक उसके हाथों से लेते हुए पढ़ता है, पापा मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं सुधीर से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना रह नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं उसके साथ घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। मुझे पता है आपको इस बात से बहुत ही तकलीफ होगी, लेकिन मैं भी अपने दिल के हाथ मजबूर हूँ, प्लीज़ पापा मुझे माफ कर दीजिएगा। बैजनाथ अपने हाथों से कप जमीन पर फेंक देता है और डाइनिंग टेबल पर रखे बॉस को भी उठाकर नीचे फेंक देता है और चिल्ला के सभी से कहता है, अगर आज के बाद इस घर में आयशा का किसी ने भी जिक्र किया तो मैं उसे सीधे गोली मार दूंगा। इतना कहकर बैजनाथ सीधे घर से बाहर चला जाता है। अशोक वह लेटर देख कर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। धीरे धीरे बुदबुदाते हुए कहता है, दी अगर आपको वह इतना ही पसंद था तो एक बार आप मुझसे बात कर लेती तो मैं पापा को जरूर मना लेता, लेकिन आपने यहाँ से भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आयशा और सुधीर दोनों भागकर मंदिर पहुंच जाते हैं। सुधीर उसे एक पैकेट बढ़ाते हुए कहता है, जाओ तैयार हो जाओ। आयशा जब तैयार होकर आती है तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। आयशा ने एक लाल साड़ी और मैचिंग रेड ब्लाउज पहनी हुई थी। बालों को जुड़ा बनाई थी, माथे पर लाल बिंदी, आंखों में काजल, होठों पर लाल लिपस्टिक, हाथों में भरी हुई लाल चूड़ियां पहनी हुई थी। एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी। सुधीर उसे देखकर देखता ही रह गया। धीरे धीरे उसके पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर हवन कुंड के सामने बैठ गया। पंडित जी के मंत्रोच्चारण के साथ ही दोनों का विवाह शुरू हो गया। सुधीर उसे सिंदूर और मंगलसूत्र लगाकर अपना बना लिया। शादी करने के बाद सुधीर यहाँ से उसे बहुत दूर नादिरा में जाकर एक छोटे से गांव में लेके चला जाता है। वहाँ सुधीर पहले से ही एक घर खरीद रखा था आयशा को लेकर, वह उसी में चला जाता है। उस घर में आयशा को देख मन ही मन बहुत मुस्कुरा रहा था और खुश भी हो रहा था, क्योंकि वह बहुत दिनों से ही आयशा के आगे पीछे करके उसे हासिल करना चाह रहा था। पर आयशा एक ऐसी लड़की थी जो बिना शादी के अपने आप को किसी को सौंप नहीं सकती थी। सुधीर यह बात अच्छी तरह से समझ गया था, इसलिए वह आयशा से शादी करता है। इसका इंटेंशन सिर्फ आयशा का जिस्म पाना था। सुधीर अपने प्लान में कामयाब हो जाता है। कमरे में आते के साथ सुधीर आयशा को अपनी गोद में उठाकर धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ जाता है। आयशा अपने पापा का घर छोड़ने का भी दुख बहुत हद तक भूल गई थी। सुधीर के गले में अपनी बाहें लपेट देती है। सुधीर आयशा को पलंग में लेटाते के साथ ही उसके होठों पर टूट पड़ा था। सुधीर उसे बहुत ही रूडली किस कर रहा था। आयशा को दर्द बहुत हो रहा था, लेकिन सुधीर को रोका भी नहीं, उसको अपनी मनमानी करने दे रही थी। आयशा को अब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी तो वह सुधीर को धक्का दे रही थी, जिसे सुधीर उसके होठों को छोड़ उसके कॉलर वन पर किस कर रहा था और वाइट भी कर रहा था। धीरे धीरे सुधीर आयशा के कंधे का कपड़ा नीचे करता है और उसके कॉलर से होते हुए क्लेवर की तरफ बढ़ जाता है। आयशा के ब्रेस्ट को अपने होठों से छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीच में कपड़ा आने की वजह से उसका खून खौल जाता है और एक झटके में उसके कपड़े फाड़ के नीचे फेंक देता है। सुधीर उसके ब्रेस्ट को एक हाथ से मसलने लगता है और दूसरे को अपने मुंह में लेकर दबाने लगता है और जोर जोर से बाइट भी कर रहा था।
आयशा को दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, इसीलिए वह कहराते हुए कहती है बहुत दर्द हो रहा है। सुधीर उसकी बातों को कहाँ सुनने वाला था, उस पर ऐसा कौन सा हैवानियत सवार था कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, बस अपनी हवस की आग बुझाने में लगा हुआ था। आयशा को जब ज्यादा दर्द होने लगा तो सुधीर को धक्का मारते हुए कहती है मुझे बहुत दर्द हो रहा है सुधीर। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 45। सुधीर उसके ब्रेस्ट को एक हाथ से मसलने लगता है और दूसरे को अपने मुंह में लेकर दबाने लगता है और जोर जोर से बाइट भी कर रहा था। आयशा को दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, इसीलिए वह कहराते हुए कहती है बहुत दर्द हो रहा है। सुधीर उसकी बातों को कहाँ सुनने वाला था, उस पर ऐसा कौन सा हैवानियत सवार था कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, बस अपनी हवस की आग बुझाने में लगा हुआ था। आयशा को जब ज्यादा दर्द होने लगा तो सुधीर को धक्का मारते हुए कहती है मुझे बहुत दर्द हो रहा है सुधीर। आयशा को धक्का मारने से सुधीर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद मन में सोचता है मुझे तुम हर कीमत पर चाहिए। खुद को शांत कर सुधीर आयशा को गले लगा लेता है, फिर धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ जाता है। सुधीर उसे जी भर के प्यार करने लगता है और आयशा भी उस प्यार के मदहोश में खोने लगती है। इसी तरह 15-20 दिन बीत जाते हैं। एक आदमी आकर सुधीर को कहता है आपको राजाराम मल्लिक याद कर रहे हैं, जितनी जल्द हो वहां चलिए। राजाराम का फरमान सुधीर मल्लिक टाल ही नहीं सकता है, इसीलिए कोई बहाना बनाना सोचना शुरू कर देता है। सुधीर मायूस चेहरा लेकर आयशा के पास जाता है और आयशा से कहता है हम लोग कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं, मेरे पास जितने पैसे थे वह भी खत्म हो गया है, मैं सोच रहा हूँ शहर जाकर कोई काम कर लूँ। आयशा मायूस चेहरे को देखकर खुद भी उदास हो जाती है और कहती है वह ठीक है, पर मैं अकेले यहाँ कैसे। सुधीर आयशा के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं तुम्हें वह देकर जाता हूँ, जब मैं थोड़े पैसे कमा लूंगा तो फिर वापस चला आऊंगा। आयशा न चाहकर भी मान जाती है और सुधीर वापस अपने घर चला जाता है। सुधीर बहुत बड़े फैमिली को बिलोंग करता है, बहुत पैसे हैं, गाड़ियां हैं, क्यों ना हो, एक जमींदार का बेटा था, इसीलिए उसके पास इतने ऐसो आराम होना एक आम बात है। आयशा के सामने वह अपने आप को गरीब परिवार और अनाथ है ऐसा बताया था, इसीलिए आयशा उसे धीरे धीरे पसंद करने लगी थी। सुधीर वहां पहुंचा तो उसके पापा ने एक जोरदार तमाचा लगाया और रौबदार आवाज में कहा क्या बात है, इतने दिनों तक तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हें तलाश करने के लिए इतने आदमी को भेज दिया था, तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे, मुझे अभी की अभी जानना है। सुधीर डर गया और हकलाते हुए कहने लगा पापा वह अहमदाबाद के पास वाले गांव में एक जमीन देखने गया था, बहुत ही सस्ते में और अच्छी साइट पर है, इसकी वैल्यू आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़ जाएगी, इसीलिए मैंने सोचा वह जमीन देख लेता हूँ, इस सिलसिले में मुझे देर हो गई। ठीक है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है, तब तक इस शहर को छोड़कर कहीं मत जाना नहीं तो। इतना कहकर राजाराम अपने जमींदारी करने गांव में चले गए। सुधीर को आयशा से तो कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए अपने पिता का बात मानकर यहीं रुक गया और देखते ही देखते उसकी शादी सरिता से हो गई। करीब 3 महीने सरिता के साथ बिताए जाने के बाद अचानक आयशा की याद आई और घर से कोई बहाना बनाकर आयशा से मिलने चला गया। सुधीर जैसे ही घर पहुंचता है आयशा उसे देख अपने गले से लगा लेती है और रोने लगती है। रोते रोते कहती है कहाँ थे इतने दिन, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, मैं तुम्हारे बिना अकेले नहीं रह पा रही थी, अगली बार मुझे छोड़कर मत जाना। सुधीर उसे अपने आप से अलग करता है और एक झलक आयशा को देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और कहता है तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी बताया क्यों नहीं। आयशा सुधीर के गले में अपनी बाहें डालकर कहती है कैसे बताती, आपने मुझे बताया कि आप कहाँ हो। इसी तरह दोनों की दिन कट जाती है। आयशा 3 महीने से ज्यादा प्रेग्नेंट थी। सुधीर तो सिर्फ अपनी हवस मिटाने यहाँ आया था। आयशा के साथ कुछ 10 दिन कैसे बीत गए आयशा को पता ही नहीं चला, कभी शॉपिंग, कभी मार्केटिंग, कभी डॉक्टर का चेकअप करते करते 10 दिन बीत जाते हैं। सुधीर आयशा को बहुत सारा पैसे देकर फिर से काम करने की बहाना को लेकर वापस से चला जाता है और आयशा यहाँ अकेली रह जाती है। ऐसे ही कुछ महीने कट जाते हैं और अंबिका का होने का समय हो जाता है, पर सुधीर आयशा के पास नहीं होता है क्योंकि सुधीर की पत्नी सरिता भी करीब 2 महीने की प्रेग्नेंट होती है। गांव वाले ने मिलकर आयशा को अस्पताल में भर्ती करवाया और किसी तरह अंबिका को जन्म दी। अंबिका के जन्म के 2 महीने के बाद सुधीर आयशा से मिलने के लिए आता है। इस बार भी वह काफी सारा पैसे आयशा के हाथों में रख देता है। आयशा उसे काम पर जाने से मना करती है और यहीं पर कुछ बिजनेस करने की सलाह देती है, लेकिन सुधीर कोई ना कोई बहाना करके टाल देता था। अंबिकाओं को कभी सुधीर का प्यार मिला ही नहीं था क्योंकि सुधीर उसे कभी अपनी बेटी ही नहीं मानता था, बस उसे अपनी एक छोटी सी जिम्मेदारी मानकर आयशा को पैसे देकर चला जाता था। कभी भी सुधीर ने अंबिका को ना ही गोद में उठाया था ना ही प्यार किया था। देखते देखते सरिता ने भी एक बेटे को जन्म दिया। उसे बेटे का नाम राजाराम ने राणा मल्लिक रखा। मल्लिक खानदान का वारिस, चश्मो चिराग। सुधीर भी बहुत खुश था क्योंकि उसे अपने वंशज को आगे बढ़ाने के लिए एक और धरोहर जो मिल गया था। इसी तरह 3 साल बीत जाते हैं। इन 3 सालों में अंबिका को कभी भी अपने पिता सुधीर का प्यार नहीं मिला था। अंबिका भी अपने पापा को देखकर कभी भी खुश नहीं होती थी। जब उसके पापा आते थे तो वह घर के बाहर ही ज्यादा समय बिताती थी।
सरिता को एक और बेटा समीर मलिक ने इस दुनिया में अपना कदम रखा, जिसकी उम्र अभी अभी करीब 1 महीने की होगी। आयशा भी प्रेग्नेंट हो गई थी। यह बात आयशा को अभी भी पता नहीं चली थी। आयशा ने अपनी बेटी अंबिका का पूरे अच्छे से परवरिश किया था, उसका समय न बर्बाद करते हुए उसे सब कुछ सिखाने की पूरी कोशिश की है। अपनी माँ होने की जिम्मेदारी आयशा ने बखूबी निभाया था। अंबिका जब 2 साल की थी तभी से उसे मार्शल आर्ट और कुंग-फू की शिक्षा शुरू करवा दी थी ताकि आगे चलकर वह खुद की हिफाजत खुद ही कर सके। अशोक बाहर गार्डन में खड़ा चाय पी रहा था, तभी एक आदमी दौड़ के आया और कहा, सर मुझे आयशा मेम साहब के बारे में सब कुछ पता चल गया है। उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और उसे धोखे के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं है। तभी पीछे से एक कड़क आवाज आती है, अभी तुमने क्या कहा? अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 46 गुड़िया। अशोक बाहर गार्डन में खड़ा चाय पी रहा था, तभी एक आदमी दौड़ के आया और कहा, सरकार मुझे आयशा मेम साहब के बारे में सब कुछ पता चल गया है। उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और उस धोखे के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं है। तभी पीछे से एक कड़क आवाज आती है, अभी तुमने क्या कहा? उस आवाज को सुनकर वह आदमी अपने घुटने के बल बैठ जाता है और नजरें नीचे जमीन पर कर अपने दोनों हाथ जोड़कर कह रहा था, माफी सरकार माफी, पर मैं क्या करूं, बिटिया की हालत देखी नहीं जा रही है। जिससे उसने शादी की है वह उसे धोखा दे रहा है। बिटिया को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। अगर आप लोगों ने उनका साथ, ड्राइवर जल्दी गाड़ी निकालो। यह आवाज बैजनाथ कपूर की थी, जो अपनी बेटी के बारे में सुनकर पूरी तरह हिल चुका था। कोई भी बाप जितना भी कठोर हो पर अपनी बेटी की कष्ट में देखकर खुद को रोक नहीं पाता है। एक बाप बाहर से कितना भी मजबूत स्ट्रांग इमोशनलेस दिखाने की कोशिश करे, जितना भी नाराज हो अपने बच्चे से, लेकिन जब बात उनके बच्चों की होती है तो वह सब नाराजगी एक साइड में रखकर अपनी बच्चों की मदद करने पाताल में ही क्यों ना जाना पड़े, वहां भी पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। जब एक बेटी को तकलीफ होती है तो उसके बाप का दिल हमेशा मॉम की तरह पिघल ही जाता है। ठीक वैसा ही बैजनाथ कपूर का दिल अपनी बेटी आयशा के लिए पिघल गया। पापा मैं भी साथ चलूंगी। बैजनाथ आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखकर प्यार से कहता है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा चलो, आज हम इस घर की बेटी को वापस लाते हैं। जी पापा बिल्कुल। यह आवाज अशोक की पत्नी कमला की थी, जिसके गोद में करीब 1 साल की बेटी सारा थी। गाड़ी में सभी बैठ जाते हैं और आगे पीछे बॉडीगार्ड की गाड़ी भी चल देती है। गाड़ी में बैठने के साथ बैजनाथ कपूर सभी को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, इस मैटर को मैं अपने तरीके से सॉल्व करूंगा, कोई बीच में कुछ भी नहीं कहेगा। गाड़ी कुछ घंटे में नादिरा पहुंच जाती है। आयशा के घर के पास सब गाड़ियां धीरे धीरे जाकर रुकना शुरू कर देती है। इतनी गाड़ियों को एक साथ देखकर गांव वाले चकित हो जाते हैं। सभी गाड़ियां आकर आयशा के घर के पास ही रुकी थी, इससे तो गांव वाले आपस में कुछ ना कुछ बातें करना शुरू कर देते हैं। पिछले 3.5 साल से आयशा यहाँ रह रही है, लेकिन आयशा को कभी किसी ने नहीं बाहर जाते हुए देखा और न ही कोई आयशा से उसके पति के अलावा किसी को मिलने आते देखा। इसीलिए अचानक से इतनी गाड़ियां आयशा के घर के पास रोकने से सभी गांव वाले आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। आयशा जब अपने घर से बाहर निकलती है तो इतनी सारी गाड़ियां देखकर वो समझ जाती है कि यह सारी गाड़ियां यहाँ किसके लिए रुकी है। आयशा को देख बैजनाथ कपूर, अशोक, कमला सब धीरे धीरे गाड़ी से उतरकर आयशा के पास आकर खड़े हो जाते हैं। इतने सालों के बाद आयशा अपने फैमिली को देखकर भावुक हो उठती है और जाकर अपने पिता के गले से लगकर रोने लगती है। आयशा धीरे धीरे अपने फैमिली से मिलती है। अशोक के गले जब लगती है तो अशोक उसे अपनी पत्नी से मिलाते हुए कहता है, ये तुम्हारी भाभी है, और सारा को अपनी गोद में लेकर आयशा के गोद में देते हुए कहता है, ये तुम्हारी भतीजी है। आयशा को रोते देखा पीछे से एक रौबदार आवाज आती है, आप लोग कौन हैं जो मेरी माँ को रुलाने यहाँ आए हैं? उस आवाज को सुन सभी कोई पीछे देखने लगता है, जो करीबन 3.5 साल की बच्ची अंबिका होती है, जिसकी आवाज में कॉन्फिडेंट होता है। बैजनाथ कपूर उसकी कॉन्फिडेंट देखकर अंदर ही अंदर बहुत ही खुश हो जाता है। उसके बातें करने का ढंग, उसका मनोबल इतना मजबूत देखकर बैजनाथ कपूर को आयशा की बचपन की याद आ जाती है। इतनी कम उम्र में भी अंबिका का इतना मजबूत कॉन्फिडेंट देखकर बैजनाथ कपूर अपने मन में अंबिका को कपूर खानदान की कुर्सी पर बैठाने का अपना इरादा पक्का कर लिया था। उसके पास जाकर घुटने के बल बैठ जाता है और उसके सर पर हाथ रखकर बहुत ही प्यार से कहता है, मैं तुम्हारा नानू बैजनाथ कपूर हूँ, तुम्हारी माँ को रुलाने नहीं अपितु तुम्हारी माँ को घर ले जाने आया हूँ। अंबिका को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि इतने सालों में कोई भी उनसे मिलने नहीं आया था, ना ही वह किसी के घर मिलने गई थी, इसलिए उनकी बातों पर उसे कुछ डाउट होता है। तो वह अपनी माँ की तरफ आयशा की तरफ देखती है। आयशा अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहती है। अंबिका पूरी तरह से कन्फर्म होने के बाद बैजनाथ कपूर के पांव छूने नीचे झुकती है, पर बैजनाथ कपूर उसे गोद में उठा लेता है और उसके सर और गाल को किस करते हुए कहता है, तुम बहुत प्यारी हो, इतनी छोटी बच्चे गले लगते हैं, पाँव थोड़ी छूते हैं। अंबिका उस छोटी सी बच्ची को देखकर एक्साइटमेंट होने लगती है और उसे बच्ची को छूते हुए अपनी माँ से कहती है, ये कौन है माँ? कमला अंबिका के पास चलकर आती है और उसके सर को चूमते हुए सारा को उसकी गोद में देते हुए कहती है, ये तुम्हारी छोटी बहन सारा है।
अंबिका सारा को छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी आंखें, छोटी सी नाक, छोटे छोटे हेयर को अपने हाथों से छूते हुए कमला से कहती है, पर ये तो डॉल की तरह लग रही है, क्या मैं इसे गुड़िया बुला सकती हूँ? फिर वह कमला की तरफ देखते हुए कहती है, अगर आपको बुरा ना लगे तो। अशोक अंबिका की तरफ चल के आकर घुटने के बल बैठ जाता है, उसके गाल पर एक किस करते हुए कहता है, ये तुम्हारी बहन है, तुम इसे जो चाहे बुला सकती हो और किसी से भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है। सच में, अंबिका खुश होते हुए कहती है। खुश होते हुए अशोक और कमला, जो अभी भी घुटने के बाल बैठे हुए थे, दोनों को गले लगाते हुए कहती है, थैंक यू। दोनों से थोड़ा दूर होते हुए अंबिका पूछती है, तो मैं आप लोगों को क्या बुलाऊं, गुड़िया के मॉम डैड? आयशा अंबिका के गोद से सारा को गोद में लेते हुए अंबिका से कहती है, नहीं बच्चा, ये आपके मामा और यह आपकी मामी हुई। कमला और अशोक की तरफ इशारे करके बताती है। क्यूरोस होकर अंबिका आयशा से पूछती है, वह कैसे? आयशा अंबिका को प्यार से बताती है, यह मेरे भाई अशोक हुए जो आपके मामा लगेंगे, और यह मेरी भाभी हुई कमला जो आपकी मामी लगेगी, इसीलिए मैंने कहा। अंबिका ने आज तक किसी से मिला ही नहीं था, इसीलिए वह माँ शब्द के अलावा कुछ जान ही नहीं पाई। पापा शब्द होता है, बस अंबिका यही जानती है, पर आज तक उसे कुछ अपने पिता से कुछ मिला ही नहीं। ना ही कभी पापा की प्यार, ना ही कभी पापा की नफरत, ना ही कभी उनकी गोद में बैठने की ख्वाहिश पूरी हुई। सभी रिश्तों से अनजान अंबिका को कैसे समझ में आता कि रिश्तेदार होते क्या है। बैजनाथ कपूर आगे बढ़ते हुए मन में सोचता है, इस छोटी सी झोपड़ी में मैं तुम्हें और भी रहने नहीं दूंगा। तुम्हें जितने भी दुख दर्द कष्ट सहना था तुमने सारे सह लिए। अब मैं तुम्हें अपने घर, तुम्हारे अपने घर ले जाऊंगा, जहां तुम्हें प्यार, मोहब्बत, इश्क सब नसीब होगी। मन में ही गुस्सा करते हुए सोचता है, जितनी तकलीफ उसने तुम्हें दी है उससे कई ज्यादा गुना मैं उसे तकलीफ दूंगा। बैजनाथ अंबिका के पास आकर अंबिका को अपनी गोद में लेते हुए कड़क आवाज में सबसे कहते हैं, चलो घर, देर हो रही है। आयशा अपने पापा को सवालिया नजरों से देखती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 47, सच्चाई से रूबरू हुई आयशा। बैजनाथ कपूर आगे बढ़ते हुए मन में सोचता है, इस छोटी सी झोपड़ी में मैं तुम्हें और भी रहने नहीं दूंगा। तुम्हें जितने भी दुख दर्द कष्ट सहना था तुमने सारे सह लिए। अब मैं तुम्हें अपने घर, तुम्हारे अपने घर ले जाऊंगा, जहां तुम्हें प्यार, मोहब्बत, इश्क सब नसीब होगी, जिसकी तुम हकदार हो। मन में ही गुस्सा करते हुए सोचता है, जितनी तकलीफ उसने तुम्हें दी है उससे कई ज्यादा गुना मैं उसे तकलीफ दूंगा। बैजनाथ अंबिका के पास आकर अंबिका को अपनी गोद में लेते हुए कड़क आवाज में सबसे कहते हैं, चलो घर, देर हो रही है। आयशा अपने पापा को सवालिया नजरों से देखती है। आयशा की सवालों नजरों को देखकर बैजनाथ समझ जाता है कि आयशा के मन में अभी क्या चल रहा है। इसीलिए बैजनाथ अंबिका को अपने गोद से उतार कर आयशा की तरफ बढ़ जाता है और थोड़ा सा ड्रामा करते हुए कहता है, क्यों इतने सालों में तुम्हें अपने पापा की याद नहीं आई? पापा के साथ चलो कुछ दिन, पापा के साथ रहना, और मुझे भी तो अपनी नातिन से मिलना है, उसके साथ खेलना है, ये हक मैं तुम्हें छीनने नहीं दूंगा आयशा। इतना कह के आयशा को हाथ पकड़कर और अंबिका को गोद में उठाकर गाड़ी की तरफ चल देता है। आयशा भी अपने पापा के बातों से सहमत थी, इसलिए वह उसके साथ चल देती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी में बैठने के लिए अपने पाँव गाड़ी में रख रही थी कि वह फिर से वापस उसी जगह पर खड़ी हो जाती है और अपने पापा से पूछती है, पापा, लेकिन सुधीर। आयशा की बातें सुनकर पहले तो बैजनाथ को इतना गुस्सा आता है जिसका कोई लिमिट ही नहीं था। अगर सामने सुधीर होता तो उसको गोली से भून देता, लेकिन अभी सब मामले को प्यार से और अच्छे से निपटना था, इसीलिए आयशा की तरफ प्यार से मुड़ते हुए कहता है, ठीक है तो बताओ कहाँ है सुधीर, उसे भी ले लेता हूँ। बैजनाथ कपूर की मुंह से इतनी प्यारी बातें सुनकर आयशा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और फिर गंभीर होकर कहती है, मुझे तो पता नहीं वह कहाँ काम करने गए हैं। कोई बात नहीं, तुम चलो मैं पता करता हूँ। सभी कोई गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी मल्लिक मैंशन की तरफ मुड़ जाता है। मैंशन के बाहर एक एक करके इतनी सारी गाड़ियां रुक जाती है। ये हम कहाँ आ गए पापा? विंडो से चारों तरफ देखते हुए बैजनाथ कपूर से पूछती है। आयशा के कानों में अचानक से एक आवाज आती है और उस आवाज को सुनकर वह गाड़ी से खुद ही उतर जाती है और उसे आवाज की तरफ धीरे धीरे बढ़ जाती है। एक आदमी करीब 3.25 साल के बच्चे के साथ फुटबॉल खेल रहा था और जोर जोर से बच्चे खुद की ताली मारते हुए कह रहा था, पापा फिर से किक करो, पापा फिर से किक करो। आयशा ये देखकर बर्फ की तरह पूरी ही जम जाती है। वहां कोई और नहीं, आयशा का पति सुधीर ही था। सुधीर की नज़र जब आयशा की नज़रों से मिलती है तो सुधीर एकदम से घबरा जाता है। अपनी घबराहट को शांत करते हुए आयशा की तरफ बढ़ जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यही सवाल तो मैं आपसे भी कर सकती हूँ, आप आखिर यहाँ कर क्या रहे हैं? आयशा अभी फुल एटीट्यूड और एक्सप्रेशन लेस होकर कहती है। आयशा के सवालों से सुधीर बहुत डर जाता है और जवाब सोचने लगता है, तभी अंदर से सरिता चाय का कप लेते आते हुए कहती है, ये लीजिए आपकी। इतना ही कह पाई थी कि आयशा को देखकर खड़ी हो जाती है और धीरे धीरे फिर अपने पति सुधीर की तरफ बढ़कर कहती है, तुम कौन हो, यहाँ किस काम से आए हो? आयशा के कपड़े कुछ खास नहीं थे, इसीलिए सरिता उसे गांव की एक नागरिक समझकर उस सवाल पूछती है।
सरिता के कपड़े देखकर और सुधीर के कपड़े देखकर आयशा ने इतना तो अनुमान लगा ही लिया था कि उसका पति कोई गरीब नहीं है बल्कि बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। इसीलिए आयशा अपने आए हुए मन में सवाल को पूछ लेती है, आप कौन हैं? बैजनाथ कपूर, जो अब तक गाड़ी में बैठकर सब ड्रामा देख रहा था, उसे अपनी आंखों के सामने सुधीर को देखना बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। इसीलिए गाड़ी से उतरकर धीरे धीरे आयशा की तरफ बढ़ जाता है। सुधीर, अपनी पत्नी आयशा को बताओ कि वह दूसरी औरत कौन है? सरिता बैजनाथ की बातें को सुनकर एकदम से शॉक्ड हो जाती है और उसके हाथों से ट्रे छूट के नीचे गिर जाता है। आयशा अभी भी सुधीर को सवालियों नजरों से ही देख रही थी। ट्रे टूटने की आवाज से राजाराम, जो अभी अंदर था, करीब 3 महीने के बच्चे को गोद में लिए हुए वह बाहर आ जाता है। राजाराम की गोद में सुधीर का दूसरा बेटा समीर मल्लिक है। राजाराम जब बाहर आता है तो इतनी सारी गाड़ियां देखकर, इतने सारे लोग देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। बैजनाथ कपूर अपनी बेटी आयशा के कंधे पर हाथ रखकर बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम अपनी दूसरी पत्नी को अपनी पहली पत्नी से नहीं मिलना चाहोगे? अपने पापा की बातें सुनकर आयशा के कदम लड़खड़ा जाते हैं और वह गिरने लगती है। तभी बैजनाथ कपूर उसे कसकर पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है। सुधीर अपने नजरें झुकाए बस सबकी बातें सुन रहा था, क्योंकि उसे पता था उसने गलती की है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि उसकी सच्चाई इतनी जल्दी सबके सामने आ जाएगी। बैजनाथ फिर से कहता है, सरिता सुधीर की ही पत्नी है और ये 2 बच्चे सुधीर का ही है। तुम्हारे साथ इसने सिर्फ धोखा किया है, तुम्हें धोखे में रखा है। जिसे तुम अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हो, जिसके लिए तुम अपने पिता के घर को छोड़ आई, उसने तुम्हें सिर्फ अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल किया है। फिर आयशा के बालों को सहलाते हुए कहता है, तुम्हारी आबरू, तुम्हारी जज्बातों के साथ सिर्फ वह खेल रहा था, तुम्हें एक अंधेरे में रखा हुआ था, तुम्हें सच्चाई से रूबरू उसने कभी होने ही नहीं दिया। वह सिर्फ तुम्हारे साथ तुम्हारी, इसके ज्यादा अपनी बेटी के लिए अब शब्द निकलने की ताकत बैजनाथ में नहीं था। अंबिका, जो अभी उसकी आंखों से सिर्फ आंसू गिर रहे थे, ये सुनते ही उसने दहाड़ मारते मारते रोते हुए जमीन पर गिर गई और खूब जोर जोर से रोने लगी। अंबिका गाड़ी में बैठकर यह सब देख रही थी और उसका खून खौल रहा था, उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी, क्योंकि आज तक अंबिका ने सिर्फ अपनी मां आयशा को दिलो जान से मोहब्बत की थी और उसे ऐसे रोते हुए देखकर अंबिका का दिल में भी बहुत दर्द उठ रहा था। अशोक और कमला सारा को अंबिका को देकर गाड़ी से उतरकर आयशा को संभालने लगता है। आयशा कमला को गले लगाकर फुट फुट के रो रही थी। सरिता की आंखों से भी आंसुओं की लड़ी गिरने लगी। उसने भी पहली बार अपने पति की सच्चाई से रूबरू हुई थी, लेकिन उसके हाथ पांव बंधे थे, इसीलिए वह कुछ कह नहीं पा रही थी। राजाराम घर से के एक नौकर को बुलाकर दोनों बच्चे को घर के अंदर भेज देते हैं। ऐसा कौन सा गुनाह मेरे बेटे ने कर दिया? ये तो राजघराने में एक आम बात है, इससे तो हमारी मर्दानगी साबित होती है। ये कोई गुनाह नहीं है जो तुम लोगों ने इसे कटघरे में खड़ा कर दिया। ये सुनकर तो बैजनाथ कपूर की खून खौल जाता है और गुस्से में अपनी मुठिया कस लेता है। अशोक तो सुधीर को मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन कमला उसके हाथ पकड़कर रोक लेती है। सुधीर अपने पापा राजाराम की बात सुनकर एकदम से खुश हो जाता है और अब घमंड से अपना सर ऊपर करता है, क्योंकि दुनिया में अगर वह किसी से डरता है तो सिर्फ अपने पापा राजाराम से, वरना वह किसी से नहीं डरता है। लेकिन जब उसने देखा कि उसके पापा उसका साथ दिया तो वह भी घमंड से कहता है, मैंने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी है जो तुम लोग मेरे ऊपर चढ़े जा रहे हो? आयशा, जो अब तक रो रही थी, सुधीर की इतनी अश्लील बातें सुनकर अपनी जगह से उठती है और चिल्ला के कहती है, तुमने गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह किया है, गुनाह। तभी एक गोली की आवाज आती है और सुधीर नीचे जमीन पर पड़ा रहता है। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 48। सुधीर अपने पापा राजाराम की बात सुनकर एकदम से खुश हो जाता है और अब घमंड से अपना सर ऊपर करता है, क्योंकि दुनिया में अगर वह किसी से डरता है तो सिर्फ अपने पापा राजाराम से, वरना वह किसी से नहीं डरता है। लेकिन जब उसने देखा कि उसके पापा उसका साथ दिया तो वह भी घमंड से कहता है, मैंने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी है जो तुम लोग मेरे ऊपर चढ़े जा रहे हो? व्यंग भरी स्माइल करते हुए आयशा की तरफ धीरे धीरे बढ़ जाता है और कहता है, मैंने तो तुम्हें कॉलेज में प्रपोज भी किया था, तुम अगर मान जाती तो मुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, एक बात माननी पड़ेगी तुम्हें, मैंने अपनी जिम्मेदारियां को बखूबी निभाया। तुम्हारी ज़रूरत को हमेशा मैंने पूरा किया है। आयशा, जो अब तक रो रही थी, सुधीर की इतनी अश्लील बातें सुनकर अपनी जगह से उठती है और चिल्ला के कहती है, तुमने गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह किया है, गुनाह। तभी एक गोली की आवाज़ आती है और सुधीर नीचे जमीन पर पड़ा रहता है। गोली की आवाज़ सुनकर सब चौंक जाते हैं। सुधीर जैसे ही जमीन पर गिरा, उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकल जाती है। पहले सभी की नज़र जमीन पर गिरे हुए सुधीर पर जाती है, जो दर्द से छटपटा रहा था। सरिता दौड़कर अपने पति के पास जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। राजाराम तो पूरे शौक थे कि यह गोली चलाई किसने है। सभी अचानक से पीछे देखते हैं और गोली चलाने वाले को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और मुंह खुला ही रह जाता है। आयशा तो ये देखकर एकदम से सेंसलेस हो गई थी, अपनी जगह पर पूरी तरह से एक पाषाण की तरह जम गई थी। उसने तो अपनी शुद्ध बुद्ध ही सब कुछ खो दी थी।
बैजनाथ कपूर आगे बढ़कर आते हैं और अपनी नातिन अंबिका के हाथों से गोली लेते हैं। क्योंकि गोली किसी और ने नहीं, अंबिका ने अपने पिता के घुटने पर मार दी थी। अपनी हाइट के हिसाब से अंबिका ने गोली चलाई, इसीलिए गोली सुधीर के घुटने में ही जाकर लगी। बैजनाथ अंबिका को देखकर बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे और मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि जो उसने अंबिका को देखते ही एक ख्वाहिश ने एक बीज के रूप में जन्म लिया था, आज अंबिका के इस हरकत ने उस बीज से अंकुर फूट ही गया। बैजनाथ अंबिका को गले से लगा लेता है और मन में सोचता है, अब मैं तुम्हें पूरी तरह से अपनी गद्दी के लिए तैयार करूंगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह सारे ही गुण, हुनूर, जज्बा, काबिलियत सभी कुछ तुम्हारे अंदर मौजूद है। राजाराम चिल्लाते हुए अंबिका की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, ए नादान लड़की, बददिमाग, बदतमीज, बेहुदा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर गोली चलाने की, तुम्हें तो मैं। इतना कहकर राजाराम अंबिका की तरफ एक हाथ उठा देते हैं। बैजनाथ उसके हाथ रोकते हुए कहते हैं, अगर तुम्हारे हाथ मेरी बेटी को टच भी किया ना तो मैं तुम्हारे शरीर से इसे निकाल कर फेंक दूंगा। अपनी औकात में रहो और अपनी बेटे की गुनाह को गलती में बदलने की गलती भी मत करना। इतना कहते ही बैजनाथ राजाराम के हाथों को झटका से छोड़ देता है, जिससे राजाराम नीचे जमीन पर गिर जाता है। बैजनाथ अपनी बेटी अंबिका का हाथ पकड़कर खींचते हुए सुधीर के सामने खड़ा हो जाता है और वह गोली सुधीर की तरफ पॉइंट करके दांत पीसते हुए कहता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरी बेटी को रुलाने की सजा बस तुम्हारे लिए इतनी ही है कि तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनते ही सरिता दोनों हाथों से बैजनाथ के पैरों को पकड़ लेती है और माफी मांगते हुए कहती है, प्लीज अंकल, इसे छोड़ दीजिए। इस गुनाहों की सजा इन्हें मिल चुकी है और मत दीजिए, नहीं तो मेरे दोनों बच्चे यतीम हो जाएंगे, मैं कैसे। इतना कहकर जोर जोर से रोने लगती है। सरिता का रोता हुआ चेहरा देखकर बैजनाथ का दिल पिघल जाता है और मन में सोचता है, अपनी बेटी के हाथों से गोली खाना यह क्या कम सजा है, तुम्हारे लिए इतना काफी है। अंबिका के हाथ पकड़कर आयशा के पास आता है और आयशा को उठाते हुए कहता है, चलो सभी यहाँ से, और अपनी बेटी को बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकता। इतना कह के सभी गाड़ी की तरफ चल देते हैं। आयशा ने कुछ कदम ही बढ़ाए थे कि अपने कदम रोक लेती है और पीछे पलट के सुधीर की तरफ बढ़ जाती है। सुधीर के पास पहुंचकर अपने गले का मंगलसूत्र तोड़कर सुधीर के मुंह पर फेंक देती है। माथे का सिंदूर पोंछते हुए कहती है, तुम जैसे घटिया, बेशर्म, बेहुदा, जलील इंसान की पत्नी कहलाने से अच्छा है कि मैं एक विधवा की जिंदगी जीऊं। तुम मेरे लिए आज से मर चुके हो। इतना कहकर सब धीरे धीरे गाड़ी में बैठकर कपूर महल की ओर निकल जाते हैं। गाड़ी जब कपूर महल के अंदर जाती है तो अंबिका की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और चारों तरफ नजरें घुमा के महल को देखती हैं। ये महल सचमुच में एक महल जैसा ही था। बहुत बड़ा फाउंटेन सामने था और गार्डन इतना बड़ा था, कुछ कहने का नहीं। गार्डन में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। एक झूला भी लगा हुआ था। थोड़ी दूर में एक स्विमिंग पूल भी बहुत बड़ा था। दूसरी साइड बॉक्सिंग, कराटे सीखने की अच्छी व्यवस्था की गई थी। गोली चलाने की जगह, तीर सीखने की जगह, सभी कुछ की व्यवस्था की गई थी। अंबिका ये सब देखकर तो इतनी खुश हो जाती है, कुछ कहने का नहीं। जैसे ही महल के अंदर सभी कोई आते हैं कि आयशा बेहोश होकर गिर जाती है। अशोक जल्दी से जाकर डॉक्टर को फोन करता है। डॉक्टर कुछ समय के बाद आ जाते हैं। डॉक्टर जब आयशा का चेकअप करते हैं तो बताते हैं कि आयशा प्रेग्नेंट है पिछले 2 महीने से। ये सुनकर सभी कोई पूरी तरह से स्पीचलेस हो जाते हैं कि अभी आयशा से वह सब क्या कहें। कमला आगे बढ़ के आती है और आयशा को अपने सीने से लगाकर कहती है, इसमें इतना सोचने वाली कोई बात नहीं है दीदी। फिर उसके पेट पर हाथ रखकर कहती है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका अंश है और किसी का नहीं, इसके लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आयशा अपना सर हाँ में हिला देती है और कमला के गले से लगकर रोने लगती है। धीरे धीरे इसी तरह समय चलता चला जाता है। अंबिका को अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया जाता है। साथ साथ में अंबिका बहुत कुछ सीखने लगती है। कराटा, बॉक्सिंग, कुंग फू, ये सब तो अंबिका की एक तरह की फेवरेट गेम हो गई थी, जिसे बहुत ही दिल से और मन से सीखती थी। इसी तरह कुछ महीने बीत जाने के बाद आयशा ने एक बच्चे को जन्म दिया। अंबिका उसके छोटे छोटे हाथों को छूते हुए प्यार से गुड्डू कहकर बुलाती है। उसका नाम आकाश रखा गया। इसी तरह सब अपने अपने जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं सभी कोई सुधीर को भुला देते हैं, लेकिन अंबिका के दिल के एक कोने में अभी भी सुधीर के लिए नफरत मौजूद थी, जो समय के साथ और भी बढ़ती चली गई। फ्लैशबैक एंड। अंबिका अपनी सोच से बाहर आती है कि तभी उसका फोन रिंग होने लगता है। मोबाइल पर कुंदन का नाम फ्लैश हो रहा था। फोन देखते हुए जल्दी से रिसीव करती है। उधर से जो कुंदन कहता है उसे सुनकर अंबिका अपने जगह से उठकर खड़ी हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, व्हाट। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 49, गलती कर दी तुमने। अंबिका अपनी सोच से बाहर आती है कि तभी उसका फोन रिंग होने लगता है। मोबाइल पर कुंदन का नाम फ्लैश होता देख जल्दी से रिसीव करती है। उधर से जो कुंदन कहता है उसे सुनकर अंबिका अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, व्हाट। यह क्या कह रहे हो तुम? जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, मैं पहुंच रही हूँ। 40 मिनट की दूरी को 20 मिनट में तय करके घर पहुंचती है। घर के अंदर जैसे जैसे जा रही थी वैसे वैसे उसकी आंखों के सामने एक दृश्य घूमता जा रहा था। सामने का टूटा फूटा चीज देखकर उसके सामने ऐसा लग रहा जैसे मानो उसके सामने अभी की अभी वैसा ही सब कुछ हो रहा हो।
बिखरे हुए फ्लावर पॉट्स, टूटे फूटे कुर्सी टेबल, मेन गेट का दरवाजा टूटा हुआ था, नीचे खून के धब्बे भी पड़े हुए थे। ये सब देखकर अंबिका अपने जहन में एक इमेजिन बनाते हुए अंदर की ओर चली जा रही थी। आयशा इतनी डरी हुई थी कि अंबिका को फोन करती है। अंबिका को फोन न उठाने पर आयशा फोन करके सिद्धांत को बुला लेती है। अंबिका के आने से पहले सिद्धांत वहां मौजूद था। अंबिका को देखकर कुंदन उसके पास पहुंचता है और जल्दी जल्दी में कहने लगता है, मैंने सारे जख्मी गार्ड्स को अस्पताल भेज दिया है, पर यह आंटी। इतना ही कह पाया था कि कुंदन अंबिका अपने हाथ दिखाकर रोकने का इशारा करती है। अंबिका के इशारे को समझ कुंदन अपना मुंह बंद कर लेता है। अंबिका की नज़र सबसे पहले अपने परिवार पर जाती है, जो पूरे सहमे और डरे हुए से नजर आ रहे थे। अंबिका धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नीचे जमीन पर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिर जाती है, क्योंकि सामने काकी का डेड बॉडी था। अंबिका हमेशा काकी को अपना परिवार ही मानती थी, इसीलिए उसे बहुत ही दुख हो रहा था और गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। सिद्धांत अंबिका के आंखों में आंसू देख उसके दिल में एक दर्द उठता है, लेकिन अभी सिद्धांत कुछ कर नहीं सकता था, इसीलिए धीरे धीरे अंबिका के पास जाकर उसके कंधे पर वह हाथ रखता है। सिद्धांत के हाथ रखने से अंबिका अपने होश में आती है और वहां से उठते हुए कहती है, कुंदन अंतिम संस्कार की तैयारी करो। इनका बेटा सुरेश कहाँ है, जल्द से जल्द उसे बुलाओ। काकी का बेटा का नाम सुरेश था, जिसकी पत्नी मालती इसी के घर में काम करती थी और सुरेश गार्ड का काम करता था। उसे भी बहुत चोट आई है, अभी अभी मैंने उसे अस्पताल भिजवाया है। अंबिका पॉकेट से फोन निकालते हुए किसी को फोन करती है। दूसरे तरफ से फोन रिसीव होते ही अंबिका कहती है, सुरेश को 1 घंटे के अंदर ठीक करके यहाँ भेजो, नहीं तो तुम्हारा क्या हालत होगा तुम अच्छी तरह से जानते हो। फोन कटने पर दूसरी तरफ डॉक्टर अपने हाथ में मोबाइल को देखते हुए मन में कहता है, अब सुरेश कौन है मुझे कैसे पता चलेगा। फोन से अपने माथे पर मारते हुए कहता है कि अंबिका मैडम भी ना कहाँ फंसा देती है। तभी वहां पर एम्बुलेंस रुकने की आवाज आती है। डॉक्टर अपने कान खड़े कर देते हैं और दौड़कर बाहर जाते हैं। इतने सारे घायल लोगों को देखकर डॉक्टर समझ जाता है कि यह सभी अंबिका के गार्ड से, क्योंकि सभी ने एक ही ड्रेस, ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी और ब्लैक शर्ट के ऊपर कपूर का लोगो भी था। डॉक्टर सामने खड़े नर्स से कहते हैं, जाकर जल्दी से एक टीम रेडी करो, इन लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना अंबिका मैडम हम लोगों को कुछ करने लायक नहीं छोड़ेगी। डॉक्टर बिना समय गवाए ही अपने काम को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। अंबिका फोन कट होने के बाद सोफे पर बैठती है और अपना लैपटॉप ऑन करके सीसीटीवी कैमरा को चेक करती है। कुंदन अंतिम संस्कार के कामों में जुट जाता है। सिद्धांत अंबिका के पास सोफे पर बैठकर लैपटॉप में फुटेज देख रहा था। यूं कहो पूरे परिवार अंबिका के पीछे खड़े होकर लैपटॉप में फुटेज देख रहे थे। फुटेज में कुछ हिस्सा चल रहा था। मेन गेट का दरवाजा अचानक से टूट जाता है और साथ में 4-5 गाड़ियां आकर रुक जाती है। गाड़ी का दरवाजा सब झटके में खुलता है और सब गाड़ी में से बॉडीगार्ड निकलते हैं। बीच वाली गाड़ी में से एक हट्टा कट्टा 5 फुट 10 इंच का करीब 21 से 22 साल का लड़का खड़ा हो जाता है। दिखने में सांवला रंग, 3-पीस सूट पहना हुआ था, बाल हल्के घुंघराले थे, मूंछों को ताव देते हुए अंदर की ओर चला जा रहा था। बॉडीगार्ड सामने खड़े सभी बॉडीगार्ड को मारते हुए धड़ाधड़ रास्ता खाली करते हुआ जा रहा था। ये बंदा कोई और नहीं, राणा मल्लिक था। अपने भाई की अस्पताल में एडमिट होने की खबर सुनते ही इसने ये पता लगवाया कि आखिर किसने किया। ये पता लगते ही उसका खून खोलने लगता है, गुस्से में पागल हो रहा था, क्योंकि ये सब अंबिका का किया धरा था। राणा अंबिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि वह उसकी नाजायज बहन थी और पूरी माफिया सल्तनत पर अंबिका का हुकूमत था। बस यही बात राणा को पसंद नहीं थी, इसलिए राणा अंबिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, ना ही उसे देखना पसंद करता था, ना ही उसके बारे में कुछ सुनना पसंद करता था। लेकिन जब राणा को पता चलता है कि उसके भाई की यह हालत की जिम्मेदार सिर्फ अंबिका है, तो उसका खून खौल जाता है और बिना समय गवाए ही यह अंबिका के घर पहुंच जाता है और उसे ढूंढने लगता है। राणा अंदर आते ही चिल्लाकर दांत पीसते हुए कहता है, अंबिका अंबिका कहाँ हो तुम, सामने आओ। काकी और कुछ नौकर ही घर पर रुके थे। अंबिका का नाम सुनते ही काकी किचन से बाहर आती है और पूछती है, तुम कौन हो जो मेरे मैडम का नाम ऐसे ले रहे हो। काकी राणा के पास पहुंचकर उसके कॉलर को पकड़ लेती है और चिल्लाते हुए पूछती है, तुम होते कौन हो, हमारी मैडम का नाम इस तरह से क्यों ले रहे हो, अदब से लो, वो हमारे लिए किसी देवता से कम नहीं है। काकी जब राणा का कॉलर पकड़ती है तो राणा का खून खोलने लगता है और राणा अपना कॉलर छुड़ाते हुए काकी को धक्का दे देता है। वो नीचे गिर जाती है और वह उठ नहीं पा रही थी, क्योंकि उनकी उम्र काफी थी। राणा घुटने के बल बैठकर बंदूक निकालकर काकी के सीने पर रखकर दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कॉलर को पकड़ने की। अपने बंदूक से काकी के सर पर मार देता है, जिससे काकी का कर दूसरी तरफ हो जाता है। राणा अपने हाथ से काकी के दोनों गालों को कसकर पकड़ता है और दूसरे हाथों में गोली उसके सीने पर रख देता है और चिल्लाते हुए कहता है, अंबिका की किस्मत अच्छी है कि वह इस वक्त यहाँ नहीं है, अगर होती तो मैं उसका क्या हाल करता वह खुद भी नहीं जानती। काकी के सर पर चोट लगने की वजह से खून निकल रहा था और दर्द भी हो रहा था, इसलिए वह हकलाते हुए कहती है, गलती कर दी तुमने, बहुत।
बहुत बड़ी। अंबिका की किस्मत नहीं, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि अंबिका बिटिया यहाँ नहीं है, नहीं तो। ये सुनते ही राणा का खून खौल जाता है और काकी को सूट कर देता है। बौखलाते हुए कहता है, बहुत बोल रही थी, हो गई ना मुंह बंद। खैर कोई बात नहीं, उसके लिए ये तोहफा काफी है। सारे नौकर वही खड़े खड़े डर कर कांप रहे थे। राणा अपनी जगह से खड़ा होता है, सारे नौकरों की तरफ गोली घुमाते हुए कहता है, अपनी अंबिका मैडम से कहना ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। उसे इतना दर्दनाक सजा दूंगा कि उसकी रूह तक कांप जाएगी कि उसने किस पर हाथ डालने की हिम्मत की है। एक नौकर की तरफ बढ़कर उसके शर्ट को जोर से पकड़कर हिलाते हुए कहता है, मेरे भाई की चोट पहुंचाने के लिए ये तो बहुत ही छोटी कीमत है। काकी की डेड बॉडी की तरफ इशारे करके बताता है, अभी बहुत बड़ी कीमत उसे चुकाना बाकी है। कह देना अपनी अंबिका मैडम से। इतना कह के राणा अपने लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए गाड़ी में बैठकर अंबिका के घर से निकल जाता है। ये देखकर अंबिका का खून खौल जाता है, लेकिन सामने अपने फैमिली को देखकर अपने आप को कंट्रोल करती है और कहती है, माँ कुंदन को आपकी मदद की जरूरत है। अपने परिवार की तरफ देखते हुए कहती है, आप सभी साथ जाए। आयशा, कमला, अंजलि, सारा, अमृता, अमृता की सास, सभी कोई काकी को लेकर बाहर आंगन में चले जाते हैं। बैजनाथ, अशोक, आकाश, सिद्धांत और अंबिका ही अभी हॉल में थे, बाकी सब बाहर चले गए थे। सिद्धांत कुछ कहने ही वाला था कि अंबिका उसके हाथों पर अपने हाथ रखकर कहती है, अभी कुछ नहीं, काकी की अंतिम विदाई हो जाए फिर बात करते हैं। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 50, राणा तुम्हारी खैर नहीं। आयशा, कमला, अंजलि, सारा, अमृता, अमृता की सास, सभी कोई काकी को लेकर बाहर आंगन में चले जाते हैं। बैजनाथ, अशोक, आकाश, सिद्धांत और अंबिका ही अभी हॉल में थे, बाकी सब बाहर चले गए थे। सिद्धांत कुछ कहने ही वाला था कि अंबिका उसके हाथों पर अपने हाथ रखकर कहती है, अभी कुछ नहीं, फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, काकी की अंतिम विदाई हो जाए फिर बात करते हैं। देखते ही देखते सूरज ने अपना डेरा डाल लिया, काकी की अंतिम विदाई भी अच्छे से हो गया। रात की पार्टी उसके बाद दर्दनाक हादसे की वजह से रातों में एक झपकी तक नहीं ली थी। सब काम खत्म होने के बाद अपने अपने रूम में जाकर आराम से सो गए थे। सिद्धांत अपने चौकी चला गया था, उसकी बहुत सारे काम पेंडिंग था, इसीलिए वह आराम न करते हुए चौकी चला जाता है। पर अंबिका की आंखों में दूर दूर तक कहीं नींद नजर ही नहीं आ रही थी। मन में खुद को कोसे जा रही थी, आज काकी नहीं है, उसकी वजह सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे कारण ही काकी की मौत हुई है। ये सोचते सोचते उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करके ही चिल्लाते हुए कहती है, राणा तुमने यह अच्छा नहीं किया, अब तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हें इसके बदले क्या सजा दूंगी वह मैं खुद नहीं जानती, बस भगवान से मनाना कि तुम्हें सजा देने वक्त मेरा मूड खराब ना हो, नहीं तो तुम्हें कौन सी सजा दूंगी यह मैं खुद नहीं जानती। अंबिका जब अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखें लाल होती है, जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया है। अगर उस वक्त अंबिका को कोई देख ले तो उसकी वही हालत खराब हो जाए। फिर अपने पॉकेट से मोबाइल निकालती है और ललन को फोन लगाती है, मैंने तुम्हें एक फोटो सेंड किया हूँ, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक एक पल की। फोन पर बात करते ही ललन पिक्चर डाउनलोड करके देखता है, देखकर कहता है, इंस्पेक्टर सिद्धांत राय। हाँ वही, जितनी जल्द हो सके मुझे इसका इन्फॉर्मेशन ला कर दो। मन में सोचती है, पता नहीं क्यों मुझे तुम पर डाउट हो रहा है, तुम जो दिखते हो वह हो नहीं और जो हो वह दिखते नहीं। ललन, हो जाएगा मैडम। अंबिका, दूसरा, राजा राम मलिक के घर के हर कोने कोने का मुझे फुटेज चाहिए, उसके सीसीटीवी को हैक करो, कुछ भी करो, पर मुझे हर कीमत पर आज रात 10 बजे तक उसके घर की पूरी डिटेल चाहिए। अंबिका इतना कहकर फोन कट कर देती है। ललन फोन को देखते रह जाता है, फिर जल्दी अपने काम पर लग जाता है। अंबिका भी प्लानिंग करते करते कब उसकी आंख लग जाती है पता नहीं चलता। पूरे परिवार की आंखें खुलते खुलते दोपहर का समय हो गया था, सभी कोई डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अंजलि डाइनिंग टेबल से उठते हुए कहती है, अंबिका दी मैं चलती हूँ, आज बुटीक खोलने में लेट हो गया। अंबिका, हम। आकाश अपनी चेयर से उठते हुए कहता है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, मुझे उधर ही कुछ काम है। अंजलि, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं केब कर लूंगी। सारा आकाश का शर्ट पढ़कर अपनी तरफ खींचती है, उसके कान में फुसफुसाते हुए कहती है, तेरा क्या काम है उधर। आकाश अपना शर्ट छुड़ाते हुए कहता है, बाद में बताता हूँ ना, प्लीज अभी जाने दीजिए। आकाश घर से बाहर निकलते हुए कहता है, मैंने एक बार कहा ना, मैं छोड़ देता हूँ, आइए मैं आपका गाड़ी में इंतजार करता हूँ। अंजलि कुछ कह नहीं पाए और सभी को बाय कहकर गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। अंबिका आकाश को देखते हुए मन में सोचती है, कपूर खानदान का खून तुझ में नजर आ रहा है। गाड़ी में बैठते ही आकाश गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। गाड़ी में कुछ देर खामोशी थी, खामोशी तोड़ते हुए आकाश कहता है, आपकी शॉप कैसी चल रही है। हाँ सब ठीक है, और आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है। MBA का कोर्स कंप्लीट हो चुका, ऑलमोस्ट हो गया है, मैं सोच रहा हूँ यही रहकर दी की बिजनेस में उनकी हेल्प करूँ और उनसे बहुत कुछ सीखना भी है। अंजलि नॉर्मल होकर कहती है, आपने बहुत अच्छा सोचा है, क्योंकि दी की भी अब मैरिज हो रही है, उसके लिए भी उन्हें थोड़ा समय निकालना होगा। इसी तरह दोनों बात करते करते बुटीक पहुंच जाते हैं। अंजलि थैंक यू कहकर अपनी बुटीक की तरफ चल देती है। आकाश उसे तब तक देखता ही रहता है जब तक उसकी आंखों से वह ओझल नहीं हो जाती है।
राणा शुक्राचार्य से फोन पर बातें कर रहा था। शंकराचार्य, सुना है अंबिका की शादी फिक्स हो गई है। फिर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है किसकी इतनी दिन खराब आए हैं कि अंबिका से शादी करेगा। राणा, सुनने में आया है यही का सब इंस्पेक्टर है, कोई नॉर्मल सा ही बंदा है, उसे इतनी डरने वाली कोई बात नहीं है। शंकराचार्य थोड़ी देर चुप रह के फिर कहता है अंबिका की शादी किसी नॉर्मल इंसान से हो ही नहीं सकती क्योंकि वह इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं है। तुम एक कम करो, सिद्धांत रॉय की पूरी जन्म कुंडली निकालकर मुझे ईमेल कर देना। इतना कहकर वह फोन कट कर देता है। राणा फोन की तरफ देखते हुए कहता है इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है और डरता है उस दोकुड़ी अंबिका से। हो धीरे धीरे इसी तरह समय बीत जाता है। रात की 1 बजे का समय हो रहा था। अंबिका ब्लैक पैंट एंड ब्लैक हुडी पहने हुए, चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाकर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है। देखती है कि डाइनिंग हॉल में एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। धीरे धीरे घर के बाहर जाकर बाइक पर बैठकर जैसे ही चलाने वाली थी कि कृष्ण और मोहन भी दूसरी बाइक में आकर बैठ जाते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा तुम्हें साथ चलने को। जाओ अपना काम करो, अंबिका दोनों को देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहती है। अंबिका की बातें सुनकर दोनों सहम जाते हैं। कांपते होठों से कहते हैं लेकिन कुंदन सर का ऑर्डर है कि आपको कहीं भी अकेले जाने ना दिया जाए। दोनों की बात सुनते ही अंबिका दांत पीसते हुए कहती है कुंदन तुम्हें देख लूंगी, आई विल किल यू। फिर चिल्लाते हुए कहती है तुम्हें किसका ऑर्डर मानना है, मेरा या कुंदन का? दोनों सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। अंबिका बाइक स्टार्ट करती है और कहती है कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा। इतना कहकर वह चली जाती है। सिद्धांत गहरी नींद में सो रहा था, तभी उसे एक कॉल आता है। नींद में ही वह कॉल को रिसीव करता है। दूसरी तरफ की बातें सुनकर झटके से बिस्तर पर बैठ जाता है और कहता है ठीक है रखो, मैं देखता हूँ। बिस्तर से उठकर रेडी होते हुए बड़बड़ाते हुए कहता है इसका मैं क्या करूं, पता नहीं जब देखो तब पंगे लेते रहती है, खुद भी शांति से सोती नहीं और मुझे भी सोने नहीं देती। इसका क्या करूं मैं? फिर खुद ही से बड़बड़ाते हुए कहता है क्या कर सकता हूं, उसको मैं प्यार जो करता हूं नखरे तो उठाने ही पड़ेंगे। एक विला के बाहर थोड़ी दूर पर अंबिका अपनी बाइक रोकती है और उसके साथ एक मारुति भी होती है। उस मारुति में ललन और उसके कुलीग भी थे। ललन अंबिका को देखकर कहता है मैडम मैंने जो फुटेज इतना ही कहा पाया था कि अंबिका उसकी बात को काटते हुए कहती है अभी देखकर बताओ सब सो चुके हैं या जागे हुए हैं। ललन का एक कोलीग दीपक कहता है मैडम पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ है, इसका मतलब सब सो चुके हैं। अंबिका गुड, वेरी गुड। एक शीशे की बोतल ललन की तरफ बढ़ाते हुए कहती है एक काम करो, ड्रोन में डालकर इसे पूरे कमरे में स्प्रे करो। ललन घबराते हुए कहता है मैं तो भूल गया। अंबिका चिल्लाते हुए कहती है व्हाट, इतना इंपॉर्टेंट कैसे तुम भूल सकते हो? फिर अपने बैग से एक ड्रोन निकाल कर देती है। कोई बात नहीं, इसे लो और जल्दी कम करो। ड्रोन देखकर दीपक तपाक से कहता है वाओ, ये तो DJI Mini 3 Pro और ऑटल ईवो नैनो प्लस। बाद में इसकी इन्फॉर्मेशन बता देना, अभी जितना कहा है जल्दी करो, मुझे अपने प्लान को आज ही एग्जीक्यूट करना होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आगे के एपिसोड आपको जल्द ही सुनने को मिलेगा। धन्यवाद।